हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर वसीम। आज की इस वीडियो में हम लास्ट पार्ट करेंगे जो स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जॉब्स और वोजनिक जो है वो रेडी हो जाते हैं पार्टनरशिप करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑन अप्रैल 1st 1976 जॉब्स एंड वोजनिक वेंट टू वेन्स अपार्टमेंट इन माउंटेन व्यू टू ड्रॉ अप द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब 1976 अप्रैल 1 को वोजनिक और जॉब्स वेन के अपार्टमेंट में जाते हैं जो इनके दरमियान पार्टनरशिप फॉर्ज करने में मदद करता है। माउंटेन व्यू में ये वेन का अपार्टमेंट में है ताकि ये वहाँ पे एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेंगे। Wayne said he had some experience writing in legalese, so he composed the three-page document himself. His legalese got the better of him. अब ये लीगल डॉक्यूमेंट लिखने में थोड़ा एक्सपीरियंस था वेन को, तो इन्होंने 3 पेज का डॉक्यूमेंट खुद बनाया। पैराग्राफ्स begin with various flourishes, be it noted herewith, be it further noted herewith, now therefore sick in consideration of the respective assignments of interests. Now these lines show कि how better he was in writing a legal document. But the division of shares and profits was clear, 45%, 45%, 10%, and it was stipulated that any expenditures of more than $100 would require agreement of at least two of the partners. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि इन्होंने पहले ही स्टीव जॉब्स ने वेन को कहा था कि अगर आप हमारी अलायंस फोर्ज करेंगे बिटवीन जॉब्स एंड वोजनेक तो हम 10% स्टेक जो प्रॉफिट है आपको दे देंगे। दिस इज हाउ 45 एंड 45% ईच स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनिक का प्रॉफिट रहता है, शेयर एंड प्रॉफिट, एंड 10% वेन का रहता है। एंड इफ एक्सपेंडिचर इज मोर देन $100 उसमें कम से कम दो पार्टनर्स का एग्रीमेंट होना ज़रूरी था। Also, the responsibilities were spelled out. Bosniak shall assume both general and major responsibility for the conduct of electrical engineering. Jobs shall assume general responsibility for electrical engineering and marketing. Wayne shall assume major responsibility for mechanical engineering and documentation. नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि वोजनिक को कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। स्टीव वोजनिक को एक तो जनरल एंड मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, बिकॉज उनको सर्किट पे बहुत ज़्यादा महारत थी, सर्किट कैसे बनाना है, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जनरल एंड मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी वोजनिक को दिया गया। स्टीव जॉब्स ने जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग, क्योंकि ये लोगों के साथ कैसे डील करना है, सेल्समैन के साथ कैसे डील करना है अच्छी तरीके से स्टीव जॉब्स जानते थे, इसलिए इनको मार्केटिंग भी मिला। और वेन जो तीसरा बंदा है इनको दिया गया मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एंड डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट 3 पेज का बनाया, सो डॉक्यूमेंटेशन का जिम्मेदारी जो है और जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो वेन को दिया गया। Now Jobs signed in lowercase script, Bosniak in careful cursive, and Wayne in an illegible squiggle. अब जॉब्स जो है इन्होंने स्मॉल राइटिंग जो स्मॉल लेटर्स है लोअर केस स्क्रिप्ट उसमें साइन किया, वोजनिक ने केयरफुल कर्सिव यानी कर्सिव राइटिंग में साइन किया, और वेन जो था इन्होंने इलेजिबल स्क्विगल। इलेजिबल स्क्विगल दोस्तों एक सिंपल लाइन होती है और उसको ऊपर से थोड़ा ड्रॉ किया जाता है, दैट्स कॉल्ड इलेजिबल स्क्विगल। Now Wayne then got cold feet as Jobs started planning to borrow and spend more money. He recalled the failure of his own company. जो वेन था इसको थोड़ा सा कोल्ड फीट का मतलब यहाँ पे है टू थिंक ट्वाइस एंड ही गॉट दिस लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। जो वेन है तीसरा बंदा, इन इन जैसे कि स्टीव जॉब्स पैसे और स्पेंड करने लगा और बोरो करने लगा अपनी कंपनी रन करने के लिए,
वेन को पहले ही एक फेलियर का सामना करना पड़ा था एक अपनी कंपनी का, इसलिए इसको कोल्ड फीट हुआ, इसको लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ कि वेदर टू ज्वाइन दिस पार्टनरशिप और नॉट. He didn't want to go through that again. Jobs and Wozniak had no personal assets. But Wayne, who worried about a global financial Armageddon, kept gold coins hidden in his mattress. अब वेन जो है ये नहीं चाहता था कि दोबारा मुझे लॉस का सामना करना पड़े. जॉब्स और वोजनेक, इनको पर्सनल एसेट्स बिल्कुल नहीं थे. वेन ने कुछ गोल्ड कॉइन्स छुपा के रखे थे अपने मैट्रेस के नीचे, और इसको पता था वेन वॉज वरीड अबाउट ग्लोबल फाइनेंशियल एमेगाडॉन. एमेगाडॉन एक क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट है कि जब लास्ट बैटल हो जाएगा बिटवीन गुड एंड इविल बिफोर द डे ऑफ जजमेंट, और ये एक कैटेस्ट्रॉफिक कन्फ्लिक्ट होगा जिससे सारी ह्यूमन रेस जो है वो तबाह हो जाएगी. तो जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल एमेगाडॉन चल रहा था, उस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी. वेन को लगा कि हमें और पैसा बोरो नहीं करना चाहिए, तो मैंने कुछ पैसे छुपा के रखे मैट्रेस में, खाम खा में वो पैसे भी शायद चले जाएंगे. Because they had structured Apple as a simple partnership rather than a corporation, the partners would be personally liable for the debts, and Wayne was afraid potential creditors would go after him. चुनाची एक सिंपल पार्टनरशिप थी, ये कोई कॉरपोरेशन अभी नहीं बनी थी, तो अगर इनको कुछ लॉस हो जाएगा तो ये पर्सनली लाइबल थे उन डेट्स को भरने के लिए. तो वेन ने सोचा कि लोग जो है जॉब्स और वोजनेक, इन दो के पास तो पर्सनल एसेट्स नहीं है और लोग मेरे पीछे आएंगे, मैंने जो गोल्ड कॉइन्स हिडन रखे अपने मैट्रेस में मुझे वो भी खर्च करने पड़ेंगे. सो ही रिटर्न्ड टू द संता क्लारा काउंटी ऑफिस just 11 days later with a statement of withdrawal and an amendment to the partnership agreement. यही वजह है कि वेन जो है ये नहीं चाहता अब इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना. तो ये संता क्लारा काउंटी ऑफिस में वापस आता है 11 दिन के बाद, और इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ विड्रॉल लिखा, और जो पार्टनरशिप है उसमें एग्रीमेंट में इन्होंने अमेंडमेंट करा. Now, by the virtue of a reassessment of understandings by and between all parties, it began, Wayne shall hereinafter cease to function in the status of partner. It noted that in payment for his 10% of the company, he received $800 and shortly afterward $1,500 more. तो यहाँ पे सिंपल यही लिखा है कि वेन ने जो अपना पार्टनरशिप है एग्रीमेंट में उसको उसको इन्होंने विदड्रॉ किया, तो इनको 10% जो इन्होंने अपना शेयर लगाया था वो वापस मिला. पहले $800 मिले, उसके बाद इनको $1,500 वापस मिले. Had he stayed on and kept his 10% stake at the end of 2010, it would have been worth approximately $2.6 billion. देखो एप्पल ने कितना ग्रोथ किया, इसको खाली $800 एंड $1,500 मिले, दैट मीन्स $2,300 मिले वापस. अगर इन्होंने अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू की होती और 10% स्टैक की होता इनके पास, 2010 में इनको प्रॉफिट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली $2.6 बिलियन का मिल जाता. Instead, he was then living alone in a small home in Pahrump, Nevada, where he played the penny slot machines and lived off his social security check. अब 2010 में जो वेन है ये कहाँ पे रह रहा था, अकेले रह रहा था. निवाडा में एक जगह है, ये निवाडा अमेरिका की एक जगह का नाम है पहरुम, जहाँ पे ये पेनी स्लॉट मशीन जो गेमिंग मशीन है वहाँ वही चलाता था. एंड लिव्ड ऑफ हिज सोशल सिक्योरिटी चेक. ही लेटर क्लेम्ड ही हैड नो रिग्रेट्स. आई मेड द बेस्ट डिसीजन फॉर मी एट द टाइम. बोथ ऑफ देम वर रियल whirlwinds and I knew my stomach and it was not ready for such a ride. लेटर ऑन देखो, अगर किसी को इतना नुकसान होगा और पता होगा कि इतना प्रॉफिट हुआ, इसको खाली $2,300 का स्टेक था और 2010 में वो $2.6 बिलियन का बन चुका था. अब
जाहिर सी बात है आम बंदा जो होगा उसको रिग्रेट होगा, लेकिन वेन जो बंदा है ये बोल रहा है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने बेस्ट डिसीजन लिया ज़िंदगी का उस टाइम पे। और ये जो बोथ ऑफ देम दैट मीन्स वोजनिक एंड स्टीव जॉब्स, ये रियल वर्लविंड्स थे। वर्लविंड्स दोस्तों एनर्जेटिक एंड टमल्टस पर्सन, एक्चुअली जो जहाँ पे चीज़ें बहुत फास्ट होती है एंड ऑफन अनएक्सपेक्टेडली। बिकॉज हमने देखा कि कैसे इन्होंने अपनी गाड़ियाँ बेची, कैसे इन्होंने कर्जा लिया। तो जो वोजनिक और स्टीव जॉब्स थे दे वर रियल वर्लविंड्स, अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ें कर रहे थे। तो वो वेन कहता है कि मुझे पता था ये दोनों रियल वर्लविंड्स थे एंड आई न्यू माई स्टमक, और मुझे अपना पता था अपनी औकात का, एंड इट वॉजंट रेडी फॉर सच ए राइड। तो मैं इस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं था। ये जो एक नया एडवेंचर टाइप था, नया बिजनेस था, वेंचर था, बिजनेस वेंचर, तो मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं था। Now, Jobs and Wozniak took the stage together for a presentation to the Homebrew Computer Club shortly after they signed Apple into the existence. अब चिनाचिए जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार है, इन्होंने वोजनिक और जॉब्स ने होमब्रू कंप्यूटर क्लब को वो दिखाया जैसे ही इन्होंने एप्पल वजूद में लाया। Wozniak helped up one of their newly produced circuit boards and described the microprocessor, the 8 kilobyte of memory, and the version of BASIC he had written. वोजनिक ने अपना सर्किट बोर्ड दिखाया जिस पे माइक्रो प्रोसेसर था एंड 8 केबी मेमोरी थी, एंड देन जो बेसिक का वर्जन है उन्होंने लिखा था वो कोडिंग वो भी दिखाया। ही ऑल्सो एम्पेसाइज्ड व्हाट ही कॉल्ड द मेन थिंग, a human typeable keyboard instead of a stupid cryptic front panel with a bunch of lights and switches. Now remember such lines, you can write such lines in your exam and they can fetch you good marks. So इन्होंने emphasize किया एक main चीज़ पे, वो ये था a human typeable keyboard, एक वो कीबोर्ड जहाँ पे इंसान टाइप कर सकता है, इंस्टीड ऑफ ए स्टूपिड क्रिप्टिक फ्रंट पैनल, क्योंकि कीबोर्ड से पहले जो था एक क्रिप्टिक पैनल होता था सामने जहां पे लाइट्स एंड स्विच थे। अब वो सारी चीजें नहीं है, अब सिंपली ह्यूमन टाइपेबल कीबोर्ड है जो ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा है किनको, होम ब्रू कंप्यूटर क्लब को। देन इट वाज जॉब्स टर्न, अब वोजनिक ने दिखाया अब जॉब्स की टर्न आ गई। ही पॉइंटेड आउट दैट द एप्पल अनलाइक द ऑल्टेयर had all the essential components built in. जॉब्स ने एप्पल को जब प्रेजेंट किया इन्होंने बोला ऑल्टियर की तरह नहीं, इसके पास सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स बिल्ट इन है, जैसे इसमें माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें मेमोरी है, इसमें बेसिक वर्जन है जो सॉफ्टवेयर था। देन ही चैलेंज देम विथ ए क्वेश्चन। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने होमब्रू कंप्यूटर क्लब की ऑडियंस को चैलेंज किया एक क्वेश्चन के साथ, how much would people be willing to pay for such a wonderful machine? लोग कितना पैसा खर्च करना चाहेंगे इस वंडरफुल मशीन के लिए। ही वॉज ट्राइंग टू गेट देम टू सी द अमेजिंग वैल्यू ऑफ एप्पल। तो इसको पता था कि मार्केटिंग कैसी करनी है, तो ये ही वॉज ट्राइंग टू गेट देम ताकि उनको इन्वॉल्व करे कि भाई कितना अमेजिंग वैल्यू है किसका, एप्पल का। It was a rhetorical flourish he would use at product presentations over the ensuing decades. ये एक rhetorical flourish था, एक ornamental अंदाजे में लोगों को अपनी तरह माइल करना, अपने प्रोडक्शन की एडवर्टाइजिंग करना ओवर द ensuing decades। ensuing यानी आने वाले, जो आने वाले दिहाई है, तो उन आने वाले सालों में भी ये इसी तरह के रिटोरिकल फ्लोरिशेस एक नए अंदाज में ऑडियंस को माइल कर रहा था अपने प्रोडक्ट्स की तरफ। द ऑडियंस वॉज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड। द एप्पल हैड अ कट रेट माइक्रोप्रोसेसर, नॉट द इंटेल 8080, but one important person stayed behind to hear more. His name was Paul Terrell, and in 1975 he had opened a computer store which he dubbed the Byte Shop on Camino Real in Menlo Park. लोग इम्प्रेस नहीं हुए ज़्यादा क्योंकि इसके पास एप्पल में कट रेट माइक्रो प्रोसेसर था। याद रखना, कट रेट माइक्रो प्रोसेसर, नॉट द इंटेल 8080। और इंटेल 8080 जो था वो ऑल्टियर के पास था। दोस्तों याद रखना, ऑल्टियर और एप्पल जो है ये आपस में कंपिटिटर्स थे।
सो वन इम्पॉर्टेंट, एक अहम पर्सन जिसका नाम है पॉल टेरल। पॉल टेरल है इसका नाम। और 1975 में इन्होंने एक कंप्यूटर स्टोर खोला था, उसका नाम था बाइट शॉप, जो था कैमिनो रियल, एक जगह का नाम है, मेनलो पार्क, ये अमेरिका में एक जगह का नाम है, यहाँ पे पॉल टेरल ने एक बाइट शॉप कंप्यूटर स्टोर खोला था। नाउ अ ईयर लेटर ही हैड 3 स्टोर्स एंड विजन्स ऑफ बिल्डिंग ए नेशनल चेन। यानी 1975 में इन्होंने, पॉल टेरल ने बाइट शॉप खोला। अब एक साल बाद ही इन्होंने 3 स्टोर और खोले और इन्होंने सोचा कि मैं नेशनल चेन बनाऊं इन कंप्यूटर शॉप्स की। जॉब्स वॉज थ्रिल टू गिव हिम ए प्राइवेट डेमो। जॉब्स तो बंदा था भाई, जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे चौका मारो, तो ये जाता है, इसने सोचा कि मैं इनको दिखाऊं। और इनका चेन है ऑलरेडी कंप्यूटर स्टोर्स का, मेरा तो अब बिजनेस चलेगा इसी के साथ। सो टेक ए लुक एट दिस, ही सेड। जॉब्स ने उसको दिखाया, पॉल टेरल को बोला कि भाई देख ले ये डिज़ाइन, यू आर गोइंग टू लाइक व्हाट यू सी, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा जब आप ये देखोगे। टेरल वॉज इम्प्रेस्ड इनफ टू हैंड जॉब्स एंड वोज हिज कार्ड, कीप इन टच, ही सेड। तो टेरल जो है ये बड़ा इम्प्रेस हुआ, इसने अपना जो विजिटिंग कार्ड है वो, या शॉप का जो कार्ड है, बिजनेस कार्ड, वो इनको दे दिया, जॉब्स और वोजनिक को, और कहा कि कीप इन टच, आप थोड़ा टच में रहना। आई एम कीपिंग इन टच, जॉब्स अनाउंस द नेक्स्ट डे व्हेन ही वॉकड बेयरफुट इन द बाइट शॉप। जॉब्स अगले दिन उस बाइट शॉप से बाय वॉक जा रहा था और उसने कहा कि भाई मैं इन टच ही हूँ। ही मेड द सेल। टेरल एग्रीड टू ऑर्डर 50 कंप्यूटर्स, बट देयर वॉज अ कंडीशन। He didn't want just $50 printed circuit boards, for which customers would then have to buy all the chips and do the assembly. फाइनली जॉब्स को सक्सेस मिलती है, ये उसको कंप्यूटर भेज देता है, और टिरल ने ऑर्डर किया 50 कंप्यूटर्स, मगर एक कंडीशन थी कि आपको खाली मुझे $50 वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नहीं देने हैं, जिसमें लोगों को फिर खुद चिप्स बाय करने पड़ेंगे और उनको कंप्यूटर को असेंबल करना पड़ेगा। That might appeal to a few hardcore hobbyists, but not to the most customers. कुछ हॉबीस्ट जो है, जो कंप्यूटर के शौकीन थे, वो खुद करेंगे उनको असेंबल, या वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपको $50 से खरीदेंगे, उसके बाद वो अपने चिप्स लाएंगे खुद। इट्स नॉट चिप्स जो हम खाते हैं, इट इज़ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। सो फिर उसके बाद वो असेंबल करेंगे, लेकिन आम कस्टमर तो ये काम नहीं करेगा। Instead, he wanted the boards to be fully assembled. तो पॉल टेरल जो है ये जॉब्स को बोल रहा है, भाई मुझे पूरा आप मशीन बना के दो, मुझे ये अलग अलग चीज़ें आप ना दो, मुझे कंप्लीट असेंबल करके आप मशीन दो। फॉर दैट ही वॉज विलिंग टू पे अबाउट $500 ए पीस कैश ऑन डिलीवरी। उसने बोला भाई कैश ऑन डिलीवरी, आपको पता है आप लोग आजकल शॉपिंग करते हो अमेज़ॉन वगैरह पे, तो कैश ऑन डिलीवरी एक ऑप्शन होता है। आप मुझे फुल मशीन प्रिपेयर करके दो तो मैं आपको $500 दूंगा एक पीस का, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी। जॉब्स इमीडिएटली कॉल्ड वोजनिक एट एचपी। भाई ये बड़ी बात हो गई, तो जॉब्स ने तुरंत वोजनिक को एचपी पे बुलाया। आर यू सिटिंग डाउन, क्या आप बैठे हो? ही आस्क्ड, एंड वोजनिक सेड ही वाजंट। वोजनिक ने कहा भाई नहीं, मैं नहीं बैठा हूं। जस्ट अ मोमेंट। जॉब्स nevertheless proceeded to give him the news. I was shocked, just completely shocked. वोजनिक रिकॉल्ड, आई विल नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट। जब वोजनिक ने उसको वो न्यूज़ दी, जॉब्स ने वोजनिक को, भाई 50 कंप्यूटर का ऑर्डर मिला है और कैश ऑन डिलीवरी है, $500 एक कंप्यूटर के मिलेंगे, लेकिन हमें असेंबल करके देना है। तो आई वॉज शॉक्ड, जस्ट कंप्लीटली शॉक्ड। वोजनिक बोल रहा है कि मैं पूरा हैरान हो गया, शॉक हो गया, और मैं वो मोमेंट कभी भी भूलूंगा नहीं। To fill the order they needed about $15,000 worth of pots. लेकिन ये ऑर्डर बहुत ही बड़ा था, 50 कंप्यूटर का, और उस टाइम पे तो इनको $15,000 के जो है पॉट्स खरीदने थे। एलन बॉम द थर्ड प्रैंकस्टर फ्रॉम होमस्टीड हाई एंड हिज father agreed to loan them $5,000. Now एलन बॉम जो थर्ड प्रैंकस्टर था, प्रैंकस्टर एक किस्म का मजाक करने वाला बंदा, लेकिन जो इनको हेल्प करता है, ये होमस्टीड हाई में रहता था, और इनके फादर ने इनको बोला मैं $5,000 का लोन दूंगा। Jobs tried to borrow more from a bank in Los Altos, but the manager looked at him and not surprisingly declined.
एक बैंक के पास जाता है लॉस एल्टोस में, लेकिन मैनेजर इसको सिंपली मना करता है. He went to Heltake Supply and offered an equity stake in Apple in return for the pots, but the owner decided they were a couple of young, scruffy looking guys and declined. अब दोस्तों देखो, ये मुख्तलिफ जगह पे जाता है जॉब्स लोन लेने के लिए, क्योंकि इनको $15,000 की दरकार है. 5,000 इनको मिले, अब $10,000 इनको और चाहिए. एक बैंक जो लॉस एल्टोस में है वो मना करता है. फिर ये हेल्टेक सप्लाई दूसरी एक कंपनी है, यहाँ पे जाते हैं और उनको ये ऑफर करते हैं हम आपको इक्विटी स्टेक देंगे. इक्विटी स्टेक होता है कुछ शेयर देंगे एप्पल में, आप इन्वेस्ट करो इसमें इन रिटर्न फॉर द पॉट्स. मगर जो ओनर है वो डिक्लाइन करता है, वो डिसाइड करता है कि यार ये कपल ऑफ यंग स्क्रूफी लुकिंग गाइज है. कौन? स्टीव वोजनिक एंड स्टीव जॉब्स. स्क्रूफी लुकिंग मतलब स्क्रूफी होते गंदे गंदे दिखने वाले लोग हैं. यार मैं क्या आपको सपोर्ट करूंगा, आप तो गंदे लोग हो. एंड डिक्लाइनड, और उनको मना किया. एल्कॉन एट एटोरी would sell them chips only if they paid cash upfront. अटारी में एक बंदा था एल्कॉन, उसने बोला मैं आपको तभी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स दूंगा अगर आप मुझे कैश दोगे, यानी उधार में नहीं दूंगा, या मैं आपको यस. फाइनली Jobs was able to convince the manager of Kramer Electronics to call Paul Terrell to confirm that he had really committed to a $25,000. जॉब्स फाइनली कन्विंस करता है क्रैमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी है उसके मैनेजर को कि आप पॉल टेरिल को खुद बुलाओ, कंफर्म करो उससे कि आपने मुझे $25,000 का ऑर्डर दिया है. जब हमें कंफर्म होगा तो तब मुझे आप जो है लोन दे देना या पॉट्स दे देना. Terrell was at a conference when he heard over a loudspeaker that he had an emergency call. Jobs had been persistent. टेरल एक कॉन्फ्रेंस में था जब उसने लाउड स्पीकर पे सुना कि एक इमरजेंसी कॉल है, बुलावा है. जॉब्स बुला रहा था इसको. द क्रैमर मैनेजर टोल्ड हिम दैट टू स्क्रूफी किड्स हैड जस्ट वॉक्ड इन वेविंग एन ऑर्डर फ्रॉम द बाइट शॉप. तो क्रैमर मैनेजर अब चला जाता है किसके पास? पॉल टेरल के पास, कि भाई दो गंदे आदमी में यार बच्चे आ गए मेरे पास, एक अजीब गरीब के बंदे हैं, और उनने बोला कि उन्होंने ऑर्डर डाला है, उनको ऑर्डर रिसीव हुआ है बाइट शॉप से. वॉज इट रियल? क्या ये सच है? टेरल कन्फर्म्ड दैट इट वॉज. टेरल ने बोला भाई यस ये सच है, बिल्कुल सही है. एंड द स्टोर एग्रीड टू फ्रंट जॉब्स द पॉट्स ऑन 30-day क्रेडिट. तो जो टेरल है उन्होंने कंफर्म किया, और जो स्टोर था अब इन्होंने जो क्रैमर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था, दे एग्रीड कि हम जॉब्स को 30-day क्रेडिट पे सामान दे देंगे. दिस इज ऑल अबाउट हाउ दिस एप्पल इंडस्ट्रीज केम इनटू एक्सिस्टेंस. कितना इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा. हमने देखा कि कैसे अल्टरनेटिव कल्चर्स, different cultural movements or cultural currents which were going on. We have seen the beat generation movement, and then there was this left wing people who were on LSD drugs. There were studies on LSD drugs, and how Wozniak, this Steve Jobs became an embodiment, जहाँ पे उन्होंने पूरे रिबेलियन लोगों को मिलाया किसके? टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट्स के साथ. एंड फाइनली उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा. एंड लेटर ऑन वो वेन वोजनिक एंड जॉब्स, फिर वेन भी छोड़ के चला जाता है. एंड फाइनली दे क्रिएटेड एप्पल, एंड विच बिकेम अ रेवोल्यूशन इन IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आई होप कि आपको स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी समझ में आई होगी. And also, dear students and dear viewers, kindly do subscribe and share it with your friends. Thank you, happy learning, and may God bless you.